Hello and welcome, dear students. This is lecture number 2 of physics. In this lecture, we are going to discuss some important topics of physics. Some basic topics of physics भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. आई होप आप सभी ने लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा होगा, जहाँ पे हमने डिस्कस की बेसिक चीज़ें फिज़िक्स में. वहाँ पे हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस किया, वहाँ पे हमने स्केलर वेक्टर क्वांटिटी को डिस्कस किया, वहाँ पे हमने फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स को डिस्कस किया. तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, और हम पढ़ेंगे यहाँ पे वेट को समझेंगे, वेट और फोर्स को एक साथ समझेंगे. यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेटलेसनेस पढ़ेंगे हम यहाँ पे, और हमें यहाँ पे पढ़ना है डिस्टेंस पढ़ेंगे, स्पीड समझेंगे, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे. यहाँ पे हम पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी आए हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसने भी लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा पहले वो देखिए, फिर उसके बाद में आप लेक्चर नंबर 2 पे आ जाइए, ठीक है. आज का लेक्चर नंबर 2 है हमें. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा है सप्लीमेंट्री यूनिट्स. देखिए पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया बेसिक यूनिट्स. वहाँ पे हमने 7 बेसिक यूनिट्स को डिस्कस किया था, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स भी बोल सकते हैं. कौन कौन से थे? एक था किलोग्राम, केजी, मीटर, सेकेंड, कैंडेला, मोल, और हमने वहाँ पे डिस्कस किया था एम्पियर को, और केल्विन को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था. केजी हो गया किसका? मास का. ये है मीटर डिस्टेंस का या लेंथ का. एसआई यूनिट की बात हो रही है. ये है सेकेंड टाइम का. कैंडेला है लुमिनस इंटेंसिटी का. मोल का है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. एम्पियर है करंट का. केल्विन है किसका? टेम्परेचर का. तो यहाँ पे हमें आज डिस्कस करना सप्लीमेंट्री यूनिट्स. देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ओनली 2, रेडियन और स्टीरेडियन. रेडियन किसका यूनिट है? रेडियन है प्लेन एंगल का यूनिट. स्टीरेडियन किसका एंगल यूनिट है? दैट इज़ सॉलिड एंगल का. हम इसको प्लेन एंगल क्यों बोलेंगे? प्लेन एंगल इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम इसको प्लेन में बना सकते हैं, मतलब जहाँ पे 2 एक्सीज इन्वॉल्व हो. अगर हम ये एक्स एक्सीज है, ये है वाई एक्सीज. एक्स एक्सीज मैंने यहाँ पे बनाई, वाई एक्सीज मैंने यहाँ पे बनाई, ठीक है. यहाँ पे जो आर्टिस्ट बैकग्राउंड का होगा उसको भी एक्सीज के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो ऐसे भी याद रख सकता है. प्लेन एंगल वो एंगल है जहाँ पे जिस एंगल को मैं बना सकता हूँ प्लेन में, उसको मैं बताऊँगा प्लेन एंगल. उस प्लेन एंगल को मैं किस में मेजर करूँ? अकॉर्डिंग टू द एसआई सिस्टम, वो है रेडियंस में. उसको मैं मेजर करता हूँ रेडियंस में. जैसे हम मास को मेजर करते हैं किलोग्राम्स में अकॉर्डिंग टू द एसआई सिस्टम, टाइम को करते हैं सेकेंड्स में, करंट को करते हैं एम्पियर्स में. तो वैसे ही प्लेन एंगल को मैं किस में मेजर करूँ? रेडियंस में. सॉलिड एंगल को मैं किस में मेजर करूँ? सिटी रेडियंस में. बस आपको यहाँ पे सिर्फ याद रखना है, यहाँ पे कोई आपको लॉजिक नहीं लगाना है, सिर्फ आपको मेमोराइज़ करनी है चीज़ें. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया ये, अगर जब मैं जैसे मैं लिखता हूँ 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, वैसे ही है पाई रेडियन. रेडियन किसका यूनिट है? एंगल का यूनिट है. पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री. देखिए डिग्री भी है किसका यूनिट? एंगल का. और रेडियन भी है किसका यूनिट? एंगल का. लेकिन रेडियन को यहाँ पे चुना गया है एसआई यूनिट, ठीक है. समझ जाना इस बात को. जिस तरह से आपने याद रखा 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, दैट इज़ 1000 मीटर्स, वैसे ही आपको याद रखने पाई रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं. वहाँ पे होते हैं 180 डिग्री, ठीक है. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसको बस याद रखना है आपको, ठीक है. जिस तरह से आपने बाकी कन्वर्शंस याद रखे, इस तरह से ऐसे भी आपको एंगल्स का भी याद रखना है. सॉलिड एंगल वो एंगल है जहाँ पे 3 एक्सीज इन्वॉल्व है, जहाँ पे 3 डायमेंशन, ठीक है. यहाँ पे मैं प्लेन में सॉलिड एंगल नहीं बना सकता हूँ, तो आपको समझ जाना है ये वो एंगल है जिसको मैं 3 डायमेंशंस में बना सकता हूँ, ठीक है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे अगर हम इसकी फार्मूला देखेंगे, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो फिर भी आप समझ आना इस बात को. थीटा इक्वल्स टू, इसको मैं कैसे निकाल दूँ? थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर. थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, दैट इज़ द लेंथ ऑफ कर्व एंड दिस द रेडियस ऑफ कर्व. और यह है थीटा. वहाँ पे कितना थीटा है? यहाँ पे रेडियंस में. तो सॉलिड एंगल की अगर हम बात करें, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज़ इक्वल टू एस, दैट्स एरिया एंड आर स्क्वायर. ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, प्लेन एंगल का है रेडियन और सॉलिड एंगल का है स्टीरेडियन. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अभी तक हमने पढ़ा एक हमने पढ़े बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, और हमने पढ़े सप्लीमेंट्री यूनिट्स. अब हमें पढ़ने डिराइव्ड यूनिट्स.
डेराइव्ड यूनिट्स में हमें क्या पढ़ना है? डेराइव्ड यूनिट्स को हम डेराइव करते हैं, कहाँ से करते हैं? फंडामेंटल और बेसिक यूनिट से एंड सप्लीमेंट्री यूनिट से हम इनको डेराइव करते हैं। देखिए क्या, अगर मैं एग्जांपल दूँ, स्पीड के क्या यूनिट है? दैट इज़ मीटर पर सेकंड। सर कैसे मीटर पर सेकंड? क्योंकि स्पीड की अगर हम फार्मूला देखेंगे दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, मतलब डिस्टेंस न्यूमरेटर में और टाइम डिनोमिनेटर में। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? दैट्स मीटर, और टाइम का क्या है? सेकंड। तो इसलिए ये बन गया मीटर पर सेकंड, मीन्स मीटर डिवाइड बाई सेकंड। क्या मैं मीटर पर सेकंड को बताऊँ डेराइव्ड यूनिट? हाँ बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि हमने इनको डेराइव किया फंडामेंटल और बेसिक यूनिट से। देखिए मीटर किसका यूनिट है? मीटर है बेसिक यूनिट, और सेकंड क्या है? सेकंड भी बेसिक यूनिट है। यहाँ पे मीटर और सेकंड ने मिलके बनाया मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड को मैंने डेराइव किया फंडामेंटल या बेसिक यूनिट से, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ डेराइव्ड यूनिट। तो वैसे ही है बाकी, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, फोर्स की बात करें, वर्क डन की बात करें, पावर की बात करें, टॉर्क की बात करें, ये बाकी फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में, आपको अभी इतने नहीं पढ़ने हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स, लाइक प्रैक्टिकल यूनिट्स आते हैं किसमें? डेराइव्ड यूनिट्स में। प्रैक्टिकल यूनिट्स इनको क्यों कहा जाता है? इनको इसलिए प्रैक्टिकल यूनिट्स कहा जाता है क्योंकि इनको हम प्रैक्टिकली डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे हमारे घरों में मोटर्स लगे होते हैं, वाटर मोटर्स, उनकी जो रीडिंग होती है, पावर की रीडिंग, वो होती है हॉर्स पावर्स में। तो हॉर्स पावर यहाँ पे क्या बन गया? प्रैक्टिकल यूनिट। जैसे मैंने लिखा है 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट, ये आपको याद रखना है। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स 746 वाट्स। तो ये है यहाँ पे, अगर हम वाट्स में कन्वर्ट करेंगे हॉर्स पावर को। लाइट ईयर किसका यूनिट है? लाइट ईयर, यहाँ पे ईयर आ रहा है, ईयर लग रहा है टाइम का यूनिट, लेकिन लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में इसका प्रैक्टिकल यूज़ है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज़ वेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय ग्रेविटी। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन वेट एंड फोर्स इन फिज़िक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वेट को माना जाता है फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? देखिए पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर ये अर्थ है, मैंने अर्थ की सरफेस से बॉल फेंकी ऊपर, ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम बॉल वापस आई। ये वापस क्यों आई? क्या अर्थ के पास कोई हाथ है जिसकी वजह से ये वापस आया? नहीं, हाथ कोई नहीं है अर्थ के पास। फिर क्या है? देखिए फिर क्या है, यहाँ पे अर्थ के अराउंड होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, या जिसको हम बताएंगे ग्रेविटी। अर्थ की होती है ग्रेविटी, या इसको हम बताएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। इस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर ये बॉल आई तो अर्थ इस बॉल को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जब ये अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अर्थ ने इस पर क्या किया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, जिसकी वजह से बॉल अर्थ की सरफेस पे आ गया। तो इस फोर्स को बोला जाता है वेट। समझ आना इस बात को, इस फोर्स को बोला जाता है वेट, ठीक है। इस फोर्स को इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय ग्रेविटी इज़ कॉल्ड वेट। आई होप वेट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मैं यहाँ पे वेट इक्वल्स टू मैस इनटू एक्सेलरेशन, जितना ज़्यादा मैस होगा उतना अर्थ उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, मीन्स उसका वेट ज़्यादा है, ठीक है। जिसका मैस ज़्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा है, अर्थ उस पर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, मीन्स उसका ज़्यादा वेट है। वेट मीन्स फोर्स। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ वो याद रखें। जिस ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा, अगर 5 kg है का एक ऑब्जेक्ट, दूसरा है मेरे पास 10 kg का ऑब्जेक्ट, और 10 kg पे ज़्यादा फोर्स लगाया गया 5 kg पे, ऑब्वियसली 10 kg पे, क्योंकि यहाँ पे 10 kg मैस ज़्यादा है 5 kg से। समझ आना इस बात को। 10 kg पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, मीन्स 10 kg पे ज़्यादा वेट होगा। समझ आना इस बात को। यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है वेट या फोर्स, ये है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेट और फोर्स को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। इनके पास दोनों मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। इनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी को मैंने डिस्कस किया है पहले लेक्चर में, तो आप जाके देख सकते हो पहला लेक्चर मेरा। तो यहाँ पे हम SI यूनिट की बात करेंगे। SI यूनिट इज़ न्यूटन। वेट का जो SI यूनिट है दैट इज़ न्यूटन। न्यूटन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ N है स्मॉल में, NEWTON। जो पहला लेटर है N, ये स्मॉल में होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है नॉट न्यूटन। N कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। अगर मैं कैपिटल लेटर की बात करूँ तो ये गलत है।
जब भी हम यहाँ पे ऐसा यूनिट लिखते हैं, वो हम लिखते हैं, उसका पहला लेटर हम लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वेट या फोर्स का वहाँ पे डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज़ दैट इज़ न्यूटन। जो फोर्स का है वही वेट का है, बिकॉज वेट एंड फोर्स आर सेम। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्मल। अगर हम इससे पहले इस कॉन्सेप्ट से पहले एक और बात पे आते हैं। अगर आपको कोई बोलता है आपका वेट कितना है, तो आप क्या बोलते हो उनको? मेरा वेट है लेट अस सपोज 60 kg। लेकिन आप गलत बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आप गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि वेट का यूनिट kg नहीं है, ये है मास का यूनिट। ज़्यादा बेहतर है बोलना वेट है मेरा 60 न्यूटन। वेट kgs में नहीं आएगा, वेट न्यूटन्स में आएगा, ठीक है। यहाँ पे वेट ज़्यादा बेहतर है बोलना वेट मेरा है 60 न्यूटन। अगर कोई बोलता है मेरा 50 kg वेट है, उसका 50 kg वेट नहीं है, उसका एक्चुअली 50 न्यूटन वेट है। अगर हम मैथ्स की बात करेंगे तब वो बोल सकता है मेरा कुछ kg मैथ्स है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना। सभी इस पे गलती करते हैं, इवन के बहुत सारे टीचर्स भी इस पे गलती करते हैं। वो लिखते हैं नॉर्मल मास फॉर अ मैन ऑफ हाइट 5 feet and 8 inch दैट इज 6.8 kg। देखिए क्या, जिस आदमी की हाइट होगी 5 फुट 8 इंच, उसका मास होना चाहिए 6.8 kg। हाँ, मास की बात कर रहा हूँ, वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने देखा इसका मास होना चाहिए इतना, तो इस आदमी का वेट कितना होना चाहिए? मैं लिखूँगा वेट की फार्मूला दैट इज़ वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है इसका? दैट इज़ 6.8। अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्यूरेट वैल्यू है इसका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन 9.8 को मैं लिखता हूँ 10 के बराबर। दैट 6.8 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 68 न्यूटन। तो यहाँ पे इसका जो वेट आया दैट इज 68 न्यूटन। लेकिन मास कितना आया? 6.8 kg। समझ जाना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फार्मूला वेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। ये जी मैंने जो यहाँ पे लिखा है दैट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका एक्यूरेट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन फॉर इजी कैलकुलेशंस मैं 9.8 के बदले 10 लिखता हूँ, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वेट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स मास एंड ग्रेविटी, बिकॉज वेट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स मास एंड ग्रेविटी, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर अर्थ ज़्यादा फोर्स लगाएगी, मीन्स उसका वेट ज़्यादा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास कांस्टेंट रहता है, मास चेंज नहीं होता है। अगर हम मास को कितनी भी स्पीड दें, अगर कोई 5 kg का ऑब्जेक्ट है, 5 kg का ऑब्जेक्ट, इसकी मैंने लोकेशन चेंज की, क्या इसकी लोकेशन चेंज करने से 6 kg बन जाएगा? नहीं, 5 kg ही रहता है। अगर मैंने इसको स्पीड दी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी इस मास को, क्या ये मास चेंज होगा? तब भी मास 5 kg ही रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्ज़ाम में आया, एक जॉब एग्ज़ाम का मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे आया था कॉन्सेप्ट ऑफ वेटलेसनेस का। वहाँ पे आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन देयर इज़ वेटलेसनेस। देखिए वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट, वहाँ पे नॉर्मल फोर्स 0 रहता है, नॉर्मल फोर्स वहाँ पे 0 रहता है। पहले मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज़ वेटलेसनेस। देखिए वेटलेसनेस क्या है। अगर आप अभी चेयर पे बैठे हो, अगर यहाँ पे है कोई चेयर, आप इस चेयर पे बैठे हो, ठीक है, यहाँ पे चेयर पे आप बैठे हो, लेकिन देखिए नीचे जो आपका लग रहा है दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको अर्थ लगा रही है, ठीक है। मतलब आप जो चेयर पे आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो कितना है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। लेकिन चेयर भी आप पे फोर्स लगा रही है, आपको लग रहा है आप पे भी चेयर फोर्स लगा रही है, बिल्कुल लग रही है। तो उस फोर्स को बोला जाता है नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन भी इसको बोलेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में होता है यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ वेटलेसनेस, अगर आप लिफ्ट पे चढ़े हो, लिफ्ट में गए हो, ऊपर फ्लोर्स में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे एलिवेटर्स लगे होते हैं या लिफ्ट्स लगे होते हैं,
तो वहाँ पे जब लिफ्ट नीचे आ जाता है, वहाँ पे हमें लगता है कि हमारा जो वेट या हमारा जो मास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हमें वहाँ पे जो वेटलेसनेस इसलिए हल्का हम इसलिए फ़ील कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमें नॉर्मल फोर्स ज़ीरो लगता है, ठीक है। जब लिफ्ट नीचे आता है तो हमें वेटलेसनेस फ़ील होता है। वेटलेसनेस हमें इसलिए फ़ील होता है क्योंकि जो हमारी फीट्स पे जो फोर्स लग रहा है वो वहाँ पे नॉर्मल होता है, लेकिन उस टाइम पे नॉर्मल फोर्स ज़ीरो होता है, इसीलिए हमें लगता है कि हम हल्का फील कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको समझना है, एट द टाइम ऑफ वेटलेसनेस नॉर्मल रिएक्शन इज़ ज़ीरो या नॉर्मल फोर्स इज़ ज़ीरो। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एन इज़ ज़ीरो, एन मीन्स नॉर्मल फोर्स। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी और एक एग्जाम्पल है, जो एस्ट्रोनॉट्स फील करते हैं स्पेस में, वो भी वहाँ पे उड़ते हैं, ठीक है, फ्लोट होते हैं। इसलिए फ्लोट उनको वहाँ पे कोई नहीं लग रहा है कि मतलब हम किस डायरेक्शन में बैठे हैं, ठीक है। जैसे अभी आप लग रहे हैं कि मतलब आप चेयर पे बैठे हो, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उनके लिए हर कोई डायरेक्शन वहाँ पे सेम है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे वेटलेसनेस फील करते हैं। वहाँ पे उन पे कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर वो किसी दीवार से वहाँ पे दीवार के सामने बैठ जाते हैं या दीवार के साइड में बैठ जाते हैं, दीवार उन पे कोई फोर्स नहीं लगाता है क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल फोर्स ज़ीरो है। क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, अगर वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन वहाँ पे और एक फोर्स है, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस होता है। इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे आएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, कैसे वो बैलेंस होके फिर नॉर्मल फोर्स ज़ीरो आ जाता है। यहाँ पे आपको सिंपल याद रखना है, एस्ट्रोनॉट्स भी फील करते हैं वेटलेसनेस क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल फोर्स है ज़ीरो, शॉर्ट में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय बॉडी या एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। देखिए यहाँ पे ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ए से बी पॉइंट जाने का रास्ता ये है, ठीक है। इन कर्व्स मैं जब गया तो यहाँ पे मुझे टोटल जो डिस्टेंस आई दैट इज़ 90 मीटर। कितनी आई? 90 मीटर। देखिए 90, यह एक्चुअल पाथ, मतलब मैं इन कर्व्स में गया, यहाँ से गया यहाँ पे आया, तो यह एक्चुअल पाथ यहाँ पे, यहाँ से, तो इसका एक्चुअल पाथ मैंने ट्रैवल किया, तो इसको मैं बताऊंगा डिस्टेंस को बोला जाता है ये स्केल क्वांटिटी है। क्यों स्केल क्वांटिटी? क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। देखिए यहाँ पे 90 आ गया, मीन्स इसका कोई वैल्यू है। जब मैंने डिस्टेंस ट्रैवल की, कोई वैल्यू आ गया, कोई मेजरमेंट यहाँ पे आ गया, दैट्स 90 यहाँ पे आ गया कुछ वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जब मैं इनिशियल पॉइंट से निकला, ए पॉइंट से निकला, यहाँ पे डायरेक्शन ये थी, फिर इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी, हर किसी पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन चेंज होगी, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रही, तो मैं बोलता हूँ डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस को, यहाँ पे मैंने लिखा 90 मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखिए अगर यहाँ पे ये है, ये मुझे जाना है श्रीनगर से जम्मू जाना है मुझे, ठीक है, लेकिन मुझे जाना है बाई एयर, मतलब मैं एरोप्लेन से जा रहा हूँ, एरोप्लेन का क्या फ़ायदा, ये पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ क्यों जाएगा, यहाँ क्यों अपना फ्यूल बर्बाद करेगा? वो चाहेगा कि एरोप्लेन पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, ए से बी तक अगर इसको जाना है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड होगा। अगर यहाँ पे लेट अस सपोज़ यहाँ से यहाँ तक है 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर मान के चलते हैं, 100 किलोमीटर यहाँ पे इन्होंने ट्रैवल किया, एरोप्लेन ने 100 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल किया। यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गई, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड है कितना, 100। जहाँ पे डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, उसको मैं बोलूँगा वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखिए एरोप्लेन श्रीनगर से गया जम्मू, इससे शॉर्टेस्ट पाथ कोई हो ही नहीं सकती है, तो इसको मैं बोलूँगा एरोप्लेन ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया, मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या था, श्रीनगर, और फाइनल पॉइंट यहाँ पे जम्मू था, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आया, 100 आया मैग्नीट्यूड, मीन्स 100 किलोमीटर, 100 आया यहाँ पे मैग्नीट्यूड। यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन थी एरोप्लेन की, इसको क्या फ़ायदा है यहाँ जाने की, बहुत डायरेक्शन चेंज करने की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट सेम है जो डिस्टेंस का है, दैट्स मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड की बात करेंगे, देखिए स्पीड हम पढ़ते हैं, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम।
डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को मैं आपको समझाऊंगा। दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस न्यूमरेटर में, टाइम डिनोमिनेटर में। देखिए अगर डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, अकॉर्डिंग टू द एसआई सिस्टम, दैट इज़ मीटर में, और टाइम को मैं किस में मेजर करता हूँ, दैट इज़ सेकंड्स में। देखिए यहाँ पे जो स्पीड का जो यूनिट आ गया दैट इज़ मीटर पर सेकंड, क्योंकि अगर हम फार्मूला देखेंगे स्पीड की, दैट डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये, दैट इज़ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मैंने लिखा इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। स्पीड इज़ स्केल क्वांटिटी। आप कैसे याद रखोगे सर कौन सी स्केल क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? बस देखिए क्या करना है आपको, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहाँ पे डिस्टेंस स्केल क्वांटिटी है तो स्पीड अपने आप बन जाएगी स्केल क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में ऑलरेडी आए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ अर्थ लूज इट्स ग्रेविटी देन फॉर ए बॉडी। अगर अर्थ लूज़ कर जाएगी ग्रेविटी, मतलब अगर अर्थ ने लूज़ की ग्रेविटी, इसका मतलब है अर्थ ने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लूज़ किया, मतलब अब अर्थ किसी भी बॉडी को खुद की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब है अर्थ अब किसी भी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर फोर्स नहीं लगाएगा मीन्स फोर्स यहाँ पे ज़ीरो लगाएगा तो ऑटोमेटिकली वेट भी ज़ीरो बन जाएगा। तो इसीलिए वेट बिकम ज़ीरो बट नॉट मैस। मैस उस बॉडी का जितना भी होगा, मैस चेंज नहीं होता है, मैस रिमेन्स कांस्टेंट। अगर 5 kg है, 5 kg है, देखिए 5 kg को अब अर्थ यहाँ पे अर्थ ने लूज़ की ग्रेविटी, मतलब अब इसको अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर रही है इस 5 kg को। तो इसका मतलब है क्या ये 5 kg 4 kg बन जाएगा? नहीं, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। 5 kg ही रहता है। लेकिन अब जो इस 5 kg पे जो यहाँ पे फोर्स लग रहा था वो अब ज़ीरो है, मीन्स फोर्स मीन्स वेट, यहाँ पे वेट ज़ीरो है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कुछ हायर पढ़ाते हैं, एक्चुअली मैं बेसिक बातें पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। ठीक है, एग्ज़ाम में ये है लेवल, ये एग्ज़ाम की लेवल, जॉब एग्ज़ाम्स की लेवल ये है, तो ये आपको ज़रूर करना है। तो इसका सही ऑप्शन है हाँ फर्स्ट, दैट्स ए। अगर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, mass is property of object that cannot be changed by this। देखिए अगर हम मैस की लोकेशन चेंज करेंगे, मैस चेंज नहीं होता है। ठीक है, मैस चेंज नहीं होता है, स्पीड से भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम शेप करेंगे चेंज मैस का, क्या मैस चेंज होगा? नहीं, मैस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसका मतलब है मैस द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कैनॉट बी चेंज्ड बाय इट इज। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम ये चेंज करेंगे, लोकेशन चेंज करेंगे, स्पीड चेंज करेंगे, शेप चेंज करेंगे, तो मैस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख रहा है कैनॉट चेंज, तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। न्यूटन इज़ यूनिट ऑफ, अगर फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो वैसे वेट का भी यूनिट है न्यूटन, बिकॉज वेट को फोर्स कहा जाता है फिजिक्स में। डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, अगर हम मैस देखिए, मैंने आपको बताया मैस इज़, देखिए अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, मैस इज़ फोर्स, नहीं वेट इज़ फोर्स, ये गलत ऑप्शन है। मैस एंड वेट बोथ आर फोर्स, नहीं मैस फोर्स नहीं है, वेट है फोर्स। मैस एंड वेट बोथ आर क्वांटिटीज, नहीं मैस क्वांटिटी है, वेट क्वांटिटी नहीं है, तो गलत ऑप्शन है। यहाँ पे और एक ऑप्शन मैस इज क्वांटिटी, हाँ मैस इज़ द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, सही ऑप्शन सही है। और यहाँ पे है वेट इज़ फोर्स, हाँ वेट इज़ फोर्स, तो इसका सही ऑप्शन है डी। याद रखना है इस बात को। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट इज़, मैस इज क्वांटिटी एंड वेट इज़ फोर्स, राइट ऑप्शन इज डी। यहाँ पे लॉ ऑफ डैश of mass states that mass of an closed system must remains constant over time। ये क्या बोल रहा है? the law of dash of mass states that mass of a closed system must remains constant over a time। देखिए क्या, हाँ देखिए क्या, मैंने आपको क्या बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ही हमें बोलता है
मैस कांस्टेंट रहता है, मैस कांस्टेंट रहता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं ऐसे समझाऊंगा, अगर ये 5 kg का स्टोन है, अगर मैंने इसको ब्रेक किया, लेट अस सपोज पहला पीस गया बन गया 1 kg, दूसरा बन गया 2 kg, तीसरा बन गया 1 kg और फोर्थ पार्ट भी बन गया इसका 1 kg। क्या अगर यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक डाउन किया, इनिशियल मास कितना था 5 kg, फाइनल मास भी कितना है 5 kg, तो मास चेंज नहीं हुआ। इसको इस लॉ को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इनिशियल मास इक्वल्स टू फाइनल मास। ठीक है, ये सही ऑप्शन है इसका। एज वी गेन अल्टीट्यूड डेंसिटी ऑफ एयर, पता नहीं ये यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ देखिए एज वी गेन अल्टीट्यूड डेंसिटी ऑफ एयर। देखिए अगर ये अर्थ की सरफेस है, अगर हम किसी हाइट पे जाएंगे, क्या डेंसिटी ऑफ एयर कम होगी या ज़्यादा होगी या कांस्टेंट रहेगी? देखो क्या है, जो भी बाहरी एयर होगा मतलब हैवी एयर वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो लाइटर एयर है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए एज वी गेन एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट। डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस। ठीक है, डेंसिटी जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी वो लोअर पे रहेगा, मीन सरफेस ऑफ अर्थ पे रहेगा, जिसकी कम डेंसिटी होगी वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है डिक्रीजेस। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। तो अब हम बाकी टॉपिक्स वो हम लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।